बातों बातों में कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में जो मेहमान हमारे साथ हैं वो मिनिएचर आर्टिस्ट के तौर पे अपनी पहचान रखते हैं। आप वास्तव में बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखते थे, लेकिन डॉक्टर बनना न हुआ, चित्रकार बन गए। और चित्रकारी का हुनर भी कुछ ऐसा आया कि अल्लाह ने उन्हें बेशुमार शोहरत दी। आप हैं जनाब एस शाकिर अली साहब। शाकिर अली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में। नमस्कार। मेरे सुनने वालों को भी आदाब, नमस्कार। आभार व्यक्त करना चाहूँगा आकाशवाणी का कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मेरे सामने गोपाल जी आप मेरा साक्षात्कार कर रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी खुशी का विषय है। शाकिर अली साहब, बहुत सारी बातें हैं, हम आपके बचपन से शुरू करना चाहेंगे। किस तरह से शुरुआत हुई? बचपन मेरा पैदा तो मैं हुआ था यूपी में, लेकिन मेरी परवरिश राजस्थान में हुई, जयपुर में। मेरे पिताजी यहाँ पहले से आ गए थे और जो पुरानी चीज़ें होती थी, एंटीक जिसको कहते हैं, उसका व्यापार करते थे। बड़े बड़े रजवाड़ों में, नवाबों में उनकी अच्छी जान पहचान थी। उसके बाद वहाँ से वो कुछ ऐसी एंटीक और पुरानी चीज़ें लेके आया करते थे और उसका एक मार्केट हुआ करता था जयपुर में, चौड़े रास्ते में। वहाँ उन्होंने अपनी शुरुआत करी और फिर कुछ दिन के बाद वो हम लोग हमारे अपने परिवार को भी जयपुर ले आए। तो मेरा बचपन जयपुर में ही गुजरा, मेरी एजुकेशन भी जयपुर में हुई और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मैं मानव चौक स्कूल में रहा। वहाँ मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर कोशिश की थी, बल्कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, हम्म। लेकिन मैं डॉक्टर बदकिस्मती से नहीं बन पाया या उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक कलाकार था कि जो फाइल हुआ करती थी बायोलॉजी की, जी। वो मैं बहुत मेहनत से, लगन से और बहुत ही उसमें इंटरेस्ट लेके बनाता था, डायग्राम्स वगैरह। तो वहाँ कहीं ना कहीं मुझे पता लगा कि मुझे मेरे अंदर कोई कलाकार है, मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता हूँ। कुछ मेरे ऐसे जो भी मेरे सलाहकार थे, जो मेरे वेल विशर थे, उन्होंने भी मुझसे कहा कि शाकिर साहब आप क्यों ना अपनी किस्मत इसमें कला की उस क्षेत्र में अपनाएं। तो फिर ग्रेजुएशन आपका बायोलॉजी के साथ हुआ? नहीं, ग्रेजुएशन बायोलॉजी के साथ नहीं हुआ। मैंने फर्स्ट ईयर तक बायोलॉजी रखी, उसके बाद फैकल्टी चेंज करके आर्ट साइड से मैंने बीए किया राजस्थान कॉलेज से। अचानक से कैसे हुआ कि भाई सब्जेक्ट चेंज करना पड़ा? मैं चूँकि हिंदी मीडियम से आया था, महाराजा कॉलेज में एडमिशन मिल गया था अच्छी परसेंटेज होने की वजह से। जी। जब मुझे लगा कि मैं इसमें इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा सफल नहीं होऊंगा, तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों टाइम वेस्ट किया जाए और फैकल्टी चेंज करके आर्ट साइड से ग्रेजुएशन कर लिया जाए। जी हाँ। और उसके बाद फिर मैं प्रॉपर तरीके से, जो मेरे अंदर टैलेंट था, जो भी मेरे अंदर एक कला का कहीं ना कहीं दिखाई देता था रुझान, वो उसको उसमें लग गया जुस्तजू में, और वहीं से मेरा कला का सफ़र शुरू हो शुरू गया। हो गया। यानी बायोलॉजी में आप चित्र बनाते बनाते खुद आपको पता लगा, या जो आप कह रहे हैं कि आपके वेल विशर कुछ लोगों ने बताया, तो वो पिता थे या मम्मी थी? नहीं, वो तो मम्मी पिताजी तो चाहते थे कि डॉक्टर बने, लेकिन मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर रहा था। मेरे अंदर खुद ही एक कहीं ना कहीं कोई कलाकार था जो बाहर आना चाहता था। और मैंने आर्ट कंपटीशन में, जो हमारे चार्ट कंपटीशन होते थे, चार्ट हम बनाते थे और अलग अलग स्कूल में बायोलॉजी चार्ट्स का कंपटीशन हुआ करता था, उसमें मैंने हिस्सा लिया। उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला, कभी एक बार सेकंड प्राइज़ मिला। जब आपने पहला चित्र बनाया, मिनिएचर आर्टिस्ट के तौर पे तो नहीं बनाया होगा, शायद एक सिंपल कागज़ पर आपने बना के कुछ दिखाया होगा कि मैं एक पेंटिंग का काम कर सकता हूँ। कुछ बचपन में था, एक बचपन का एक वाक़या है छोटा सा। मैं पहले भी शायद अपने किसी इंटरव्यू में मैंने जिक्र किया है कि छोटा था तो जेब में कोले रख के घूमा करता था। और जब भी मुझे कोई साफ सी दीवार दिख जाती थी, उस दीवार पे मैं खड़े होकर कोई ना कोई सीनरी, खजूर के पेड़, दरिया और सनसेट, सनराइज़ होता हुआ, ऐसी इस तरह की कुछ सीनरियाँ बनाया करता था। और कुछ चौक होते थे हमारे पास, कलर्ड, उनको रंग 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 कर उनसे चौक भर से कलर वलर भरता था। घंटों में जो लग जाते थे उसको बनाने में और उसको करने में। तो लोग जो गुजरते थे, लोग कहते यार, लोग बहुत तारीफ़ करते थे, जो आर्ट लवर्स थे, जो कला प्रेमी थे, वो सब मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलते बेटा बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो तुम। इसी में एक दौरान ऐसा एक हादसा हुआ कि हमारे घर से आगे के एडीजी थे या डीआईजी थे, कुछ पुलिस में थे बड़े और ऑफिसर। अफसर थे, और वो जेल पे थे, पोस्टिंग था उनका। उन्होंने कुछ दिन पहले वाइट वॉश कराया था अपने मकान का, दीवार जी का, जी। और मुझे उससे बढ़िया कोई कैनवास दिखाई नहीं दिया। मैं गया और बड़ी सारी मैंने वहाँ एक पेंटिंग बनाना शुरू करी। 2 ढाई घंटे मैं उसमें लगा रहा। तो जब वो निकल के बाहर आए, आके उन्होंने देखा, कह रहे भाई ये क्या है, तो उनको बहुत गुस्सा आया कि यार 2 3 दिन पहले मैंने इसको वाइट वॉश कराया था और इसने आके ये क्या बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने पीछे हट के उसे बड़े गौर से देखा और देख के मुझसे कहने लगे चलो तुम्हारी
फादर से शिकायत करनी है कि तुमने मेरी दीवार ख़राब कर दी। अच्छा। मैं डर गया काफ़ी। उसके बाद वो मुझे पकड़ के मेरा हाथ, पहले कान पकड़ा था उन्होंने, फिर हाथ पकड़ा, उसके बाद मुझे अपने मेरे पिताजी तक लेके पहुँचे। तो पूछा नाम क्या है, मैंने बताया मेरा फादर का नाम चुन्नू मियाँ है, और वो जानते थे। तो वहाँ पहुँचे और उनके कहा कि, और जाने के बाद मुझे डर लग रहा था कि अब जाके घर पे पिटाई होगी, लेकिन उन्होंने जाके कहा कि यार चुन्नू मियाँ, तुम्हारा बेटा बहुत ही कमाल का आर्टिस्ट है, इसे किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में बिठाओ, इसको प्रॉपर तरीके से पेंटिंग सिखाओ। बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई है मेरे घर के जी। बाहर इसने। लेकिन ये मतलब मेरी जो शिकायत थी वो तारीफ में बदल दी। वो इसी इंसिडेंट में आज तक उसको याद करता हूँ, भूला नहीं हूँ कि वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला। और ये मिला कि जो भी लोग अच्छे एजुकेटेड होते हैं, जो कला प्रेमी होते हैं, वो किस तरह एक कला को सराहते हैं। शिकायत को भी इतनी तारीफ में बदल दिया, ये बड़ी बात थी। ये जो वाक़या आपने बताया कि वो जो पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने आपकी शिकायत को तारीफ में बदल दिया और यहाँ से आपकी ज़िंदगी बदल गई, ऐसा मान लें? हाँ, यहाँ से ज़िंदगी नहीं बदली। ज़िंदगी तो मैं जब मैं ग्रेजुएशन करके जब मैं आया तो मैंने सोचा कि कुछ हमारी उस वक्त दोस्ती भी बढ़ गई थी। हमारे सर्किल था। अब मैं एजुकेशन में भी मैंने प्राइवेट तौर पे कुछ दिन क्लासेस वगैरह कुछ स्कूल अटेंड किए थे। तो हमारा एक फ्रेंड सर्किल बन गया था, उसमें लड़के लड़कियां सभी किस्म के लोग होते थे। पिकनिक मनाए जाते थे, घूमते फिरते थे। जी। और फादर ने स्कूटर दिला रखा था उस वक्त, बाइक भी दिलाई थी, लेकिन स्कूटर से मैं ज़्यादा आता जाता था। तो उस वक्त खर्ची की ज़रूरत पड़ने लग गई थी, पैसे की ज़रूरत पड़ने लग गई थी। जी। तो कहीं ना कहीं से ये एक दिल में ये था कि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा किया जाए जिससे सोर्स ऑफ इनकम भी मिले। और उसके लिए फिर हमने एक इंस्टीट्यूशन था इंडियन मिनीचर के नाम से, किशन पोल बाज़ार में। तो वो मेरे फादर के भी पार्टनर भी रहे हुए थे। जी। उन्होंने कहा तुम मेरे यहाँ आ जाओ एज ए कलर इंस्ट्रक्टर की हैसियत से। मैं वहाँ गया, मुझे 600 रुपये तनख्वाह पे उन्होंने रखा और मुझे कहा कि तुम आके सिर्फ कलर स्कीम बतानी है कि आप कांगड़ा में कौन से कलर्स इस्तेमाल होते हैं, या कोटा शैली में बैकग्राउंड किस कलर का होता है, बॉर्डर किस रंग का होता है, या बूंदी और कोटा में क्या फ़र्क होता है। वो थोड़ी नॉलेज थी। मेरे फादर, चूँकि इस बीच में बताना चाहूँगा, मेरे फादर एंटिक में डील करते थे, उनके पास अलग अलग शैलियों के चित्रों का बहुत बड़ा कलेक्शन था। जी। और उनको प्रैक्टिकली काफ़ी एक्सपीरियंस था। वो बता दिया करते थे कौन सी पेंटिंग किस शैली की है, किस आर्टिस्ट ने बनाई है, कौन आर्टिस्ट, बीकानेर स्कूल क्या है, या कोटा क्या है, मुग़ल किसको कहते हैं, पर्शियन किसको कहते हैं। ये सारे स्कूल्स के बारे में उनको काफ़ी स्टडी थी। और मैं जब उनके साथ पास बैठता था, देखता था, सवाल जवाब करता था, तो बहुत सी चीज़ें मुझे उन्होंने सिखाई। तो वो मेरे काम आई उस वक्त। जी। और मुझे 600 रुपये पे वहाँ रखा गया। लेकिन मैं बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं कुछ ना कुछ बनाता रहता था। जी। तो एक बार मुझसे कोई एक मुग़ल पोर्ट्रेट अच्छा बन गया। और वो जो मेरे फादर के पार्टनर भी थे, मैं अंकल बोलता था, श्रवण कुमार जैन थे वो। जी। तो उन्होंने वो पोर्ट्रेट जाके मार्केट में उसको प्रोसेस करके और उसको बेचा। और ये कहा कि भाई वो तुम्हारा पोर्ट्रेट तो 1100 रुपये का बिक गया, और तुम कुछ नहीं करना है आपको शाकिर भाई, आप तो ये करिए कि सिर्फ पोर्ट्रेट बनाइए। तो महीने में 4-5 पोर्ट्रेट बना दोगे तो चलेगा। और मेरी सैलरी 600 से उन्होंने 900 रुपये कर दी कि आपको अगले महीने से 900 रुपये मिलेंगे। फिर उन्होंने 1100 रुपये कर दी। अच्छा। उसके बाद फिर मैं वहाँ कुछ ज़्यादा दिन नहीं रुक पाया किसी हालात की बिना पर। फिर मैं अपने अलग आ गया, सेपरेट आ गया, और मैंने अपना एक छोटा सा काम स्टार्ट किया अपना खुद का। और उसमें मैं आधा दिन काम करता था और आधा दिन मेरे जो गुरु थे, मेरे प्रथम गुरु रामगोपाल विजयवर्गीय थे। उसके बाद वहाँ वो उसके थे बंगाली स्कूल के आर्टिस्ट थे। जी। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, नाम था, पद्मश्री मिला हुआ था उनको। उसके बाद फिर मेरा रुझान, उन्होंने देखा, पढ़ लिया था कि भाई ये इसका इधर दिलचस्पी नहीं है, इसकी मिनीचर में ज़्यादा है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं बोल देता हूँ बन्नू जी को, और वहाँ जाके सीखो तरीके से उनके साथ, प्रॉपर तरीके से, और पूरा टाइम दो, और तो मैं बन्नू जी के पास में भिजवा देता हूँ। मैं बन्नू जी के पास चला गया। वहाँ पे मैंने 3 साल तकरीबन सीखा, और फिर मिनीचर में पूरी तरह से अपना काम करना शुरू कर दिया। शाकिर अली साहब, बातें तो बड़ी दिलचस्प हैं आपकी और कुछ करवटें लेती हुई शुरुआत हो रही है। जब 600 रुपये पगार पर आपने काम शुरू किया और यहाँ से आपकी ज़िंदगी बदली, या वो 1100 रुपये में आपका पोर्ट्रेट बिका, यहाँ से आपकी लाइफ बदली? नहीं, 1100 का बिका, उसका ज़्यादा मेरे ऊपर असर नहीं हुआ। मैं काफ़ी दूर का जाने का मेरा प्लान था कि मैं अगर किसी क्षेत्र में जाना चाहता हूँ तो बहुत दूर तक जाऊँ और बहुत कुछ सीखूँ पहले,
उसके बाद ना मेरा रुझान बहुत साल तक ये रहा कि कोई मुझे सम्मान मिले, अवार्ड मिले, या ऐसा किसी कुछ नहीं अवार्ड की था। लाइन में कभी मैंने दिलचस्पी नहीं ली, ना पैसे की तरफ भी नहीं भागा। मेरा ये होता था कि मैं जो भी पेंटिंग बनाऊँ इतनी इंटीग्रेशन होना चाहिए, इतनी डिटेलिंग होनी चाहिए कि लोग उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें और उसको हैरत में पड़ जाएं कि यार इतना बारीक भी काम हो सकता है कि इतनी इंटीग्रेशन के साथ। क्योंकि मेरे जो गुरु थे, उनसे मैंने पूछा कि मिनीचर का मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ अपने सुनने वालों को ये बताना चाहूँगा कि मिनीचर पेंटिंग होती क्या है। मिनीचर का मतलब ये नहीं होता कि छोटी सी पेंटिंग। जी। पेंटिंग का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, 16-20 साइज़ में भी होती है, 9-12 में भी होती है, 10-12 में भी होती है। लेकिन उसमें बहुत छोटे छोटे फेसेस होते हैं, चेहरे बहुत बहुत ही दाल के दाने के बराबर भी होते हैं। जी। उसमें हमको उसकी आँख, नाक, नैन नक्श सब कुछ बनाने सब पड़ते दिखाना हैं। पड़ता उसके लिबास, उसके कपड़े, उसके सलवटें, बल्कि हम चेहरे में अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो हम एज रिंकल्स भी उसमें दिखाते हैं। है। झुर्रियाँ। वहाँ झुर्रियाँ हैं उसके आँख में, अगर कुछ सलवटें हैं या उसकी आँख, उसकी भौहें सफ़ेद हो गई है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, कहीं काली है, तो वो भी डालते हैं। तो एक मिनीचर आर्ट की बड़ी खूबी है कि एक छोटा से चीज़ में एक कलाकार वो सब कुछ दिखाता है, पीछे बैकग्राउंड भी दिखाता है, विंडो दिखाता है, विंडो के पीछे एक गार्डन दिखाता है, वहाँ भी कुछ जानवर हैं, बकरियाँ हैं, चिड़ियाँ हैं, पक्षी हैं, जी। पेड़ों पे बैठे हैं, कुछ ज़मीन पे वो चल रहे हैं, आ जा रहे हैं। तो इतनी सी छोटी पेंटिंग में ये सब कुछ देखना, उस ज़माने के जो कलाकार थे, जो पुराने एंटीक राजा महाराजाओं के ज़माने में काम किया करते थे, तो वो इतना उनका नज़रिया या उनका देखने का दृष्टिकोण इस लेवल तक था कि वो इतनी गहराई तक उसको देखा करते थे। आपने मिनिएचर आर्टिस्ट के तौर पर काम करना जो शुरू किया, तो इसके पीछे कोई ख़ास वजह रही, या शायद आपके पिताजी एंटिक सामान में बिजनेस डील करते थे, ये एक कारण रहा, या फिर आप चाहते तो एक सामान्य एक बहुत अच्छे चित्रकार भी बन सकते थे क्योंकि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी? नहीं, मैं अच्छा चित्रकार बनना चाहता था, बना मैंने कोशिश, पूरा प्रयास किया कि मुझे अच्छा बनना है। और उसके लिए मिनीचर इसलिए कहा कि क्योंकि मैं फॉरेन के जो लोग आया करते थे, कुछ फॉरेनर्स, और कुछ म्यूजियम्स में बाहर जा चुका था एक आध बार, तो मैंने देखा था म्यूजियम्स में ज़्यादातर पेंटिंग हमारी जो भारतीय चित्रकारी थी, लघु चित्रकारी जिसको कहते मिनीचर पेंटिंग थी, वो वहाँ उन्होंने बहुत डिस्प्ले की हुई थी और लोग उसके बड़े कदरदान थे। यहाँ भी मैं देखता था कि मिनीचर पेंटिंग सिर्फ फॉरेनर ज़्यादा लिया करते थे, उनको हमारी कला की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। तो मैं जब देखता था, बात करता था या बात उनसे होती थी मेरी, या कुछ मेरे रिलेटिव थे जो बाहर विदेशों में रहते थे, वो कहते थे कि भाई मिनीचर पेंटिंग का बहुत क्रेज़ है फॉरेन में। और वो यूँ कि क्योंकि ये भारतीय कला थी वो, और जो ये कुछ इत्तेफाक होता है कि हम लोगों को उनकी कला पसंद आती है जी। और उन लोगों को हमारी कला पसंद आती है। बल्कि वो तो इतने क्रेजी हो जाते हैं कि जब हमारी पेंटिंग अपने हाथ से देखते हैं, दोनों हाथों में लेके घंटों देखते रहते हैं कि यार कौन सी ब्रश है, कौन सा ऐसा टूल्स है जिससे इतने बारीक काम करते हो, इतनी डिटेलिंग आ जाती है फेस में, आप शेडिंग लगाते हो या कोई भी एनिमल्स बनाते हो, उसका एक एक फैदर दिखा देते हो। ये देखकर बड़ी हैरत में पड़ जाते थे वो लोग, और बहुत गहराई से देखते थे, मैग्नीफाइंग का यूज़ किया करते थे। शाकिर साहब, बहुत सारी बातें हैं और मैं चाहूँगा बात करना आपके गुरु के बारे में। जब आपने पहली बार गुरु से काम सीखना शुरू किया विधिवत रूप से, उन्होंने जो ज्ञान दिया आपको, क्या चीज़ सबसे पहले सिखाई मिनिएचर में? गुरुजी मेरे जो थे बहुत कम बोलते थे, बड़े गंभीर स्वभाव के थे। मैं बात कर रहा हूँ वेदपाल शर्मा जी की, बन्नू जी की। जी। वो बहुत कम बोला करते थे, हर बच्चे की ज़रूरत नहीं होती थी कि उनसे कोई सवाल जवाब कर सके। एक मैं ऐसा था क्योंकि मेरे फादर से उनसे रिलेशन भी थे, और मेरे जो गुरु थे उन्होंने भी और मेरी सिफारिश करके मुझे भेजा था, और मैंने पढ़ाई वढ़ाई लिख करके भी मैं गया हुआ था। थोड़ा सा मैं बोलने में थोड़ा झिझकता नहीं था। मैंने 2 महीने 3 महीने मैं दो लोगों को देखकर मैं भी साइलेंट रहा, चुपचाप बैठा रहता था, देखता रहता था। एक दिन 2 ढाई महीने 3 महीने के बाद मैंने उनसे सवाल किया, गुरुजी 3 महीने हो गए आते हुए, आप मुझे सिखाइए तो सही, कुछ तो बताइए। तो उन्होंने इसका जवाब देने में 10 मिनट का टाइम लिया, अच्छा। और उसके बाद हरिओम का जाप भी करते रहते थे, वो बीच बीच में बोलते रहते थे, सोचते रहते थे, मुस्करा भी रहते थे। मुस्करा के बाद धीरे से 2 शब्दों में उन्होंने बोला, भाई आप जानते हो कला क्या है? जिस उन्होंने कहा कि कला एक आँखों की चोरी है, जिसे ऑब्जर्वेशन ऑफ आइज, आप नज़र से कितना गहराई से चुरा सकते हैं, आप क्या क्या चीज़ में आपको बहुत जो अंदर उतार सकते हैं। जब आँखों से आप गहराई से जितने ज़्यादा चीज़ें देखेंगे उसमें, तभी तो आप उसको रेटो बना पाएंगे उसी एनाटॉमी के अकॉर्डिंग। तो दिस इज़ ऑब्जर्वेशन ऑफ आइज। तो आप, जब मैं करता हूँ तो आप
इधर उधर ध्यान देते हो आप। आपका ध्यान मेरी पेंटिंग पे रहना चाहिए कि मैं कौन से कलर्स यूज़ कर रहा हूँ, कितना पानी ले रहा हूँ, कौन से कलर किस जगह पे, कोई भी कलर मैं कैसे लगाता हूँ और मेरे लगाने का क्या तरीका है, ये आपको एब्जॉर्व करना है। और जितनी गहराई से आप ऑब्जर्व करोगे उतना ही बेहतर कलाकार बनोगे और जल्दी कलाकार बनोगे। इस बात का कितना असर पड़ा आप पर? बहुत ज़्यादा असर पड़ा। मैं अपने स्टूडेंट जो भी मेरे पास सीखने आते हैं, मैं ये सब सबसे पहले ही बात रखता हूँ। और जो मेरे प्रथम गुरु थे राम गोपाल विजयवर्गीय, उनसे मैंने एक बात बहुत अच्छी सीखी। और मैंने कहा कि गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ एक अच्छा कलाकार बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। उस वक्त उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया और वो मेरे दिल में मैंने उतार लिया। उन्होंने कहा कि एक अच्छे दिल का इंसान होना बहुत ज़रूरी है। आपके दिल में, आपके मन में कई कुंठिताएँ हैं, कोई द्वेष हैं, किसी से ईर्ष्या है, तो आप अच्छे कलाकार नहीं बन सकते। वो आपकी कला में दिखाई देगा। अगर आप बहुत साफ़ सुथरी पेंटिंग बनाना चाहते हो और अच्छा काम करना चाहते हो, तो आपको अपने मन को बिल्कुल फूल की जो पंखुड़ी होती है ना, उसके मानंद आपको कोमल बनना पड़ेगा, कोमल रखना पड़ेगा। तब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से फील करेंगे। और यही वजह है कि कलाकार बहुत कोमल हृदय का होता है। बहुत छोटी छोटी सी, जैसे हल्की सी गर्मी से उसकी पंखुड़ी फूल की मुरझा जाती है, ऐसे कलाकार भी बहुत, जो भी उसकी व्यथा होती है उससे विचलित हो जाता है। एक कलाकार को उसकी कला एक अच्छा इंसान भी बनाती है। बिल्कुल, ये नो बात डाउट। आपके गुरु के उन शब्दों में मुखरित होती है जो उन्होंने कही है आपको। बेशक। और मैं वापस वहाँ आना चाहता हूँ जब आपको कुछ लड़कपन में पैसों की ज़रूरत पड़ी, आपने काम शुरू किया और निश्चित तौर पे आपने कहा था कि पिकनिक मनाने जाना है या घूमने जाना है। ऐसे ही मौके पे हम सिनेमा देखने भी जाया करते थे। जी तो बिल्कुल। उस दौर की कुछ फिल्में जो आपने देखी, जिनके गाने आपको पसंद हो, एक गीत यहाँ पर हम सुनना चाहेंगे आपकी पसंद का। सबसे पहले तो चूंकि मैं चित्रकार हूँ कि ये कौन चित्रकार है, सबसे बड़ा मेरा ये मानना है कि भगवान ईश्वर से बड़ा कोई चित्रकार नहीं है दुनिया में। जो उसने अपनी सृष्टि को रचा है और जो जो कलर्स उसने डाले हैं, कि आप शाम की देखिए, माहौल अगर देखते हैं तो अलग अलग छटाएँ आकाश में दिखाई देती हैं। जी। आप अगर किसी गार्डन में जाते हैं तो वहाँ भांति भांति फूल, कलर के फूल मिलते हैं। और वो कलर ऐसे कलर्स होते हैं जो हमें इस दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है, वो शेड। और हम कलाकार कोशिश करता है उन जैसे बनाने की, उनको आत्मसात करने की, उनको अपने कैनवास के पटल पर उतारने की। लेकिन वो इतना बड़ा कलाकार आज तक मुझे नहीं मिला कोई जितना बड़ा कि ईश्वर है। तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा कलाकार वही है, और उसकी जो सृष्टि है उसका जीता जागता एक उदाहरण भी है। श्रोताओं, बातों बातों में कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं पद्मश्री जनाब शाकिर अली साहब। और शाकिर अली साहब मिनिएचर आर्टिस्ट के तौर पर पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। शाकिर साहब, जब आप काम शुरू करते हैं तो क्या चीज़ सेलेक्ट कर, मेटल पे बनाते हैं, कैनवास पे बनाते हैं, क्या चीज़ मुफीद रहती है मिनिएचर के लिए? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादातर लोगों को मिनीचर पेंटिंग के बारे में तो पता है, लेकिन उनको ही नहीं पता कि इसमें क्या रॉ मटेरियल लगता है, किस पे बनती है, क्या होता है, कौन से कलर्स यूज़ होते हैं। तो मैं अपने सुनने वालों को, जो भी कला प्रेमी हैं, जो कला मर्मज्ञ हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए हैंडमेड पेपर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे यहाँ सांगनेर में जो गत्ता वगैरह बनाते हैं उससे पेपर बनता है, जूट से और राइस का जो फर आती है उससे जी। ये बनाया जाता है हैंडमेड पेपर। और पेपर भी बहुत पतला बनता है, उसकी 3-4 लेयर लेई लगाकर एक के बाद एक उसको पेस्ट करते हैं और उसकी घुटाई करके, और फिर वो तैयार हो जाता है आपको पेंटिंग बनाने के लिए। उसको हम लोग वसली कहते हैं हमारी भाषा में। इसके साथ साथ जो कलर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सारे हमारे ट्रेडिशनल कलर है, अर्थ कलर है, जो ज़मीन से निकलते हैं, जो हमारे माइन से कुछ ऐसे स्टोन्स निकलते हैं, जैसे लेजोली है, मेलाकाइट है, सिंदूर है, सिंगरफ है, हिंगलू है। ये कलर होते हैं, कुछ हमारे नेचुरल पिगमेंट कलर होते हैं। उन कलरों से भी हम लोग उसका भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ जड़ी बूटियों को उबाल कर जी। उससे भी निकालते हैं, लाख से जैसे निकालते हैं कुछ कलर। ऐसे हम कलर्स को लेके इकट्ठा करके उसी को उनका इस्तेमाल करते हैं। और उसमें हम लोग गोंद का इस्तेमाल करते हैं, जो केकर पेड़ ये होता है, कांटे वाला बबूल का जो गोंद आता है, उसको मिलाते हैं मिक्स करके। और हमारा जो मीडियम है वो वाटर मीडियम होता है। तो जो यही परंपरा शुरू से चली आई है, वो जो मुग़ल काल में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी किया, या जो कोटाचैली के आर्टिस्ट थे उन्होंने भी सेम इसी तरह से काम किया, और उन खनिज पत्थरों का, रंगों का इस्तेमाल यानी किया। प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध प्राकृतिक है कलर होते हैं वो उन्हीं वही रंगों का इस्तेमाल इस्तेमाल आप जी। अपनी पेंटिंग में करते हैं। और जो ब्रशेज़ होते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि वो जो फाइन लाइनिंग के लिए हम लेते हैं स्क्वायर हेडेड ब्रशेज़, जो
गिलहरी होती है उसकी पूंछ की जो ऊपर जो टो उठा के रखती है, सिर्फ वही बाल काम में आते हैं। और इसमें गिलहरी को मारा नहीं जाता, और उसकी जो टो ऊपर जो उठा के रखती है, वो टो को कैंची से काट लिया जाता है, उसमें से कुछ बाल लेकर उससे 2-3 ब्रशेस बनाए जाते हैं, जो बहुत ही एक सिंगल हेयर को 10-12 जो बाल हैं वो सपोर्ट करते हैं, और उससे बहुत ही बारीक लाइनें निकलती हैं। दूसरा, हम कलर फिलिंग के लिए नौले का इस्तेमाल करते हैं। नौले की जो टैल में पूंछ में जो बाल होते हैं उस वो भी इसी तरह से ही लिए जाते हैं, और वो नौले के बाल जो है ना, वो उससे हमारे सेवल ब्रशेस बनते हैं। कुछ लोगों की धारणा ये है कि जानवरों को मार दिया जाता है, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर जानवर मर जाता है या गिलहरी मर जाती है तो उसके बाल किसी मतलब के नहीं रहते। अगर नौला भी मर जाता है, जिसको मंगूस कहते हैं, तो उसके बाल भी हमारे काम नहीं आते, क्योंकि वो बाल भी मर जाते हैं। अब तो मिल जाते हैं, बने बनाए भी इसको मिलते यूँ हैं। समझना चाहिए कि आप जो कलर्स के लिए ब्रश इस्तेमाल करते हैं एक कलाकार मिनिएचर पेंटिंग में, उसके लिए किसी भी तरह से जानवर को सताया नहीं जाता, न उसकी जान ली जाती बिल्कुल है। बिल्कुल तो प्राकृतिक रूप से सहजता से जो उपलब्ध होते हैं ब्रशेस, बिल्कुल। उनका इस्तेमाल आप अपनी कला में करते हैं। कहते हैं कि कला बनाने वाला जो आर्ट कलाकार होता है उसको काफ़ी मेहनत लगती है, उसकी एक साधना होती है, और देखने वाला देखकर दांतों तले उंगली दबा लेता है। कितना मुश्किल है आपका वर्क मिनिएचर आर्ट जब आप काम करते हैं, कितनी तरह की दुश्वारियां उसमें आती हैं? प्रैक्टिस कहते हैं, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आप हर चीज़ के लिए रियाज चाहिए होता है, चाहे गायकी हो, संगीत हो, गज़ल हो, कोई भी हो। जितना आप रियाज करेंगे उतना आप आगे सफल रहेंगे, और आपके हाथ में दम आएगा, आपकी गायकी में दम आएगा। इसी तरह हम भी हर रोज़ 1 घंटा जो हमारी ब्रशेज़ हैं उनसे आउटलाइनिंग करने का, स्केच करने का, ड्राइंग करने की प्रैक्टिस करते हैं और रियाज करते हैं। और उसके बाद जो है ना, हम उस पर सफल होते हैं। उसके बाद फिर हम उसको प्रॉपर तरीके से पेंटिंग में अप्लाई करते हैं। और हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। शाकिर साहब, जब आप काम करते हैं, अपने काम में पूरी तरह से तल्लीन रहते हैं, तब किस तरह का माहौल चाहिए होता है एक कलाकार को? आप बिल्कुल एकांत में बंद कमरे में काम करना चाहेंगे या खुले आसमान के नीचे काम करना चाहेंगे? किस तरह का माहौल आपको चाहिए होता है? ये तो ज़रूरी है कि सुकून होना चाहिए, कुछ म्यूज़िक हो और कुछ संगीत हो। मुझे गज़लों का शौक़ है। जगजीत सिंह की गज़लें मुझे अच्छी लगती हैं। कुछ और सिंगर हैं, उनकी भी गज़लें बहुत अच्छी लगती हैं। और गुलाम अली है, मेहंदी हसन है, तो वो भी सुनता हूँ। कुछ क्लासिकल म्यूजिशियन है, या वो सुनता हूँ, कभी ट्यून्स वगैरह। जी। तो ऐसा माहौल चाहता हूँ कि जिससे थोड़ा मेरा मन लगे और दिमाग को थोड़ा सुकून मिले। और एकांत भी ज़रूरी है, और ऐसी जगह हो जो हवा का इंतज़ाम हो, लाइट अच्छी हो। तो ऐसी जगह मैं अपनी जो डेस्क है वो लगा के रखता हूँ, और उसी के नीचे बैठ के काम करता हूँ। पहले से प्लान करते हैं अपनी वर्किंग को कि आज मुझे ये काम करना है, सोच के रखते हैं, या फिर अचानक से कोई ऑर्डर आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं? दोनों दोनों बातें करते हैं। हम लोग ज़्यादातर कॉपी वर्क भी करते हैं। कॉपी वर्क इसलिए करते हैं क्योंकि लोग कमीशन करते हैं, म्यूज़ियम्स में देख कर आते हैं पेंटिंगें, वहाँ से फ़ोटो लाते हैं, और वो चाहते हैं कि ये कोर्ट सीन हमको चाहिए, ये हमें दरबार चाहिए, ये लव सीन चाहिए, ये जो भी हमारा हंटिंग सीन है, कुछ शिकार का है। तो जिनको जैसा जो पसंद होता है वो वहाँ के उसके कैटलॉग्स लाते हैं। और मैंने जैसे बताया कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी जो कलाकृति हैं उनको रूबरू देखने के लिए हमको बाहर के म्यूज़ियम में जाना पड़ता है, और वहाँ देख कर आते हैं, और वहाँ हमको देखने को मिलती है, या हमें कैटलॉग की शक्ल में मिलती है। जैसे सारे जो कलर स्कीम है सब कुछ चेंज हो जाती है, फिर भी हम कोशिश करते हैं उनसे बेहतर बनाने की, उन्हीं कलर स्कीम पर लाने की, और उसको कॉपी करते हैं। क्योंकि लोग आज वो कैलेंडर लगाना पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि हाथ की बनाई हुई आज के दौर में वही मिनीचर टेक्निक में हमको पेंटिंग चाहिए होती है, और वो उसके लिए एक अच्छी कीमत देते हैं, और हम उसके अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए उनके लिए वो कॉपी वर्क भी करते हैं। इसके साथ साथ हम अपने कुछ सब्जेक्ट अपने मन में हमारे जो चलता रहता है, या हम कुछ अलग नया करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, कुछ क्रिएशन करना चाहते हैं, तो वो भी करते रहते हैं। उसके हिसाब से हम अपनी कुछ अलग से अपनी सोच के अकॉर्डिंग कुछ पेंटिंग बनाते हैं। उसके लिए हमें कुछ सब्जेक्ट चाहिए होता है, उस सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। बाद में धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं, हमारे ख्यालात बदल जाते हैं, और वो कुछ और ही बन जाती है। अब बनने के बाद में मेरा ये मकसद होता है, एक एम होता है, और हर कलाकार का होना चाहिए, मैं उसको मानता हूँ कि वो सफल कलाकार है, कि हम कहीं उसको डिस्प्ले करें, और कोई आदमी उसके सामने से गुजरता है, जाते जाते मुड़ के देखे, बल्कि लौट के आया और वो करीब से देखे, तो और देख करके उसके मुंह से जब बाहर निकलती है, वाह क्या बात है, ये कलाकार की तो सफलता ये है। सफलता का राज है। जी हाँ, भारत में बहुत सारी ऐसी कला शैलियाँ हैं अलग अलग क्षेत्रों में। हम राजस्थान की बात करें तो मांडना
और किशनगढ़ शैली अलग है, बूंदी चित्रण शैली अलग है, बिहार की मधुबनी है, सांझी परंपराएं हैं। ये जो इतने सारी विधाएं हैं अलग अलग प्रकार की, और लघु चित्रण शैली में भी ऐसा कुछ कैटेगरी वाइज किया हुआ है? लघु शैली में शैलियाँ हैं अलग अलग, बिल्कुल सही कहा आपने। असल में शैलियों की उत्पत्ति कैसे, इसमें जाना पड़ेगा हमें, और कुछ हिस्ट्री में भी जाना पड़ता है। मुगल काल में ये मिनीचर पेंटिंग काफ़ी उत्थान पे पहुंच गई थी। हम लोगों के, हमारे राजपूताना में बहुत से कलाकार हुआ करते थे, बहुत अच्छे अपनी ढंग से किया करते थे, यही वही कलर इस्तेमाल, वही टेक्निक। लेकिन जब वो मुगल दौर आया, उसमें जो है ना, उन्होंने उनके साथ पर्शियन आर्टिस्ट आए, और वो अपने साथ बहुत बेहतरीन और पेशियस कलर लेकर आए। और उनकी लोगों ने जब कला देखी, हमारे भारतीय जो चित्रकार थे, उन्होंने उनकी कला देखी, उनके साथ उनके मिलकर काम किया, तो एक अलग शैलियाँ बनी, अलग तरीके की पेंटिंग बन निकल के आई। वो पर्शियन स्टाइल में बनाते थे। उसके बाद मुगल की उत्पत्ति हुई, फिर मुगल पे आ गए वो लोग, और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक पे पहुंच गए थे। और कला पूरी तरह से उस वक्त तक पूरा, मतलब जिसको कहना चाहिए, परवान चढ़ चुकी थी और उरूज पे पहुंच चुकी थी। यानी मुगल दौर में सबसे ज़्यादा कला को हुआ, प्रोत्साहन मिला। हाँ, तो ये मतलब हिस्ट्री इसकी ये है कि मुगल काल में जो अकबर ने काफ़ी स्कूलों की स्थापनाएं कराई, आर्ट्स कॉलेजेस की। इसी तरह हमारे राजपूताना में भी जगह जगह बहुत सारे आर्ट्स कॉलेज खोले गए। जी। और इसका जो पतन हुआ, वो हुआ लास्ट में, जो औरंगजेब जो था, जी। वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स था और वो रिलीजियस माइंड था। जी। उसने कला को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, कलाकारों को नहीं दिया। उसके बाद सारे कलाकार जो आसपास की स्टेट थे, कुछ लोग पंजाब में चले गए, वहाँ गढ़वाल कांगड़ा पेंटिंग और वहाँ उत्पत्ति हुई। राजस्थान में जो लोग आ गए, उनमें अलग अलग शैलियों को लेकर किशनगढ़, बूंदी और ये कोटा और मारवाड़, मेवाड़ सब स्कूल ये बने। जी शाकिर साहब, एक सवाल और यहाँ पर मेरे जहन में ये आ गया है कि जब हम मिनीचर आर्ट में नए प्रयोग करते हैं, और जैसा आप बता रहे थे कि जब पर्शियंस आए, बाहर की कलाएं हमारे साथ में शेयर हुई, और मिक्स, हम आज भी कहते हैं मुगल काल के साथ ईरानी शैली भी आई और दूसरी शैलियों ने मिक्स करके एक नया जो शेप लिया। जब आप मिनीचर आर्ट के तौर पर काम करते हैं तो उसमें क्या असली हीरे जवाहरात का काम लेते हैं, या कोई कांच का काम उसमें होता है, कहीं पर उसकी डेकोरेट करने के लिए इस तरह का कुछ प्रयोग भी आप करते हैं? नहीं, प्रयोग तो भी करे गए हैं लोगों ने, आर्टिस्टों के द्वारा, लेकिन वो सब कुछ हमको विरासत में मिला है। जैसे वो शैल को घिसकर उसका बारीक पाउडर बनाकर उसका मोती बना के पल जो बनाते थे, तो उसकी बूंद रखते थे उसके अंदर गोंद मिला के, तो बिल्कुल मोती जैसी शक्ल शेप ले लेती है। कुछ आँख में, नाक में, कुछ पक्षियों का बल्कि जो कुछ कीड़े मकोड़े होते थे, इंसेक्ट होते थे, उनके जो पंखों का भी इस्तेमाल किया जाए। तंजौर स्कूल में काफ़ी एनिमल्स के जो पंख होते थे उनका इस्तेमाल हुआ। इसी तरह मिनीचर में भी कई जगह हुआ है। और हमारे जयपुर में भी काफ़ी सारी शैलियाँ रहीं। जयपुर है, आमेर मुगल है, इस पास में चले आए किशनगढ़ शैली है। तो इन पे सब पे अलग अलग काम हुआ, और सब अपने नए नक्श और ना जो भी उनके कलर स्कीम है उससे पहचानी जाती हैं, रिकॉग्नाइज की जाती हैं कि भाई ये फला शैली है। बीकानेर में, बीकानेर जो है, बीकानेर मुगल रहा है, क्योंकि मुगलों का के जो कुछ बीकानेर के जो रजवाड़े के लोग थे, वो मुगल दरबार में काफ़ी उनके ताल्लुकात थे, तो उसकी एक हिस्ट्री है। उसका भी उन लोगों पर असर पड़ा, और रुकनुद्दीन एक आर्टिस्ट हुए, उन्होंने बड़ा अच्छा उस पर काम किया बीकानेर शैली में। तो ऐसी हर जगह इन शैलियों की उत्पत्ति हुई। कुछ लोग देक्कन में चले गए, वहाँ देक्कन स्कूल की स्थापना हो गई। कुछ लोग चंबा इधर शैली में, पंजाब में गढ़वाल में गुलेर स्कूल है। तो ये सारे स्कूलों की स्थापना ऐसी हुई, और थोड़ा थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। कहीं बहुत फाइन लाइनिंग से बनाया, कुछ ने बहुत फोक स्टाइल में करा। और हमारी जो आपने बताया मारने का जिक्र किया, तो ये तो हमारे जो पुराने ट्रेडिशनल आर्ट है, ये हमारी जो सुदूर गांवों से जो परंपरा चली आ रही है, शादी ब्याह में मारने, रंगना, रंगोली लगाना, दीवारों पर भित्ति चित्र बनाना, ये परंपरा तो चली आ रही है। और इसी से ही लोग प्रभावित होकर ये कलाकार बने, और ये इन अलग अलग स्कूलों की स्थापनाएं हुई। ये हमारी ललित कलाएं हैं। जी हाँ शाकिर साहब, बहुत सारी बातें हो रही हैं, और अब उस मुकाम की तरफ आते हैं जब आपके काम को एक बड़ी पहचान मिली। साल 2013 में आपको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री का सम्मान पाकर आपके मन में जो खुशी हुई होगी
उसको आप हमारे साथ शेयर करें, अपने जितने भी सुनने वाले हैं, कैसा महसूस हुआ जब बहुत बड़ी बात होती है, देश का सर्वोच्च सम्मान है। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे कोई इतना बड़ा सम्मान से नवाजा जाएगा। मेरे गुरु थे राम गोपाल विजयवर्गीय, उनको 30 साल पहले 32 साल पहले उनको ये सम्मान मिला था। तो जब उनको जो सर्टिफिकेट मिला था वो एक जगह फ्रेम हो रहा था, तो मैं 10-15 मिनट उसको खड़ा खड़ा निहारता रहा। और जब वो बन के फ्रेम होके आ गया था, जब भी मैं मेरे उनके गुरुजी के कमरे में दाखिल होता था, उस सर्टिफिकेट को लगा देखता था तो उसको घूरा करता था। और ऐसे अंदर से एक मेरे मन में एक भावना आती थी कि ये तो इस लेवल पे जाना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा। हमारे गुरुजी इतने ओल्ड एज में हैं, इनको जाके अब इतना सम्मान मिला है, इतने बड़े अच्छे नामी आर्टिस्ट हैं, तो क्या पता हम लोग इतना जिएंगे कि नहीं, अच्छा। या इतना काम करेंगे कि नहीं। हाँ हाँ। और ये सम्मान के लिए कुछ सोचा नहीं था, लेकिन मेरा एक कहीं ना कहीं एक चीज़ थी मेरे अंदर कि मैं ये चाहता था कि हम लोग सब लोग रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने देश को क्या दे सकते हैं। हमारे देश को हमको कुछ देना चाहिए, उसका हमारे ऊपर ऋण है, और कैसे चुकाया जाए और क्या ऐसा किया जाए जिससे देश हम पे गौरवान्वित हो। जी। मैंने जहाँ जहाँ मुझे मौके मिले, कुछ अच्छा मेरा सौभाग्य है कि मुझे अच्छे लोग मिले। कुमार नटवर सिंह जो विदेश मंत्री हुआ करते थे, जी। उन्होंने मुझे राजीव गांधी जी से मिलवाया। राजीव गांधी पाकिस्तान जा रहे थे, बेनज़ीर भुट्टो को कुछ पेंडिंग देनी थी, जी। तो उनको मुगल पेंडिंग की आवश्यकता हुई। तो मेरी उस वक्त 5 या 7 पेंडिंग उन्होंने सेलेक्ट की, और वो एक उसका हमको पैसा मिला और एक कवर लेटर भी मिला। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर या जो भी राष्ट्रपति कहीं बाहर जाएं तो उसमें हम पेंडिंग देते हैं। तो वहाँ हमारे लिए हमको उन्होंने कह दिया कि भाई आप जब भी कोई अच्छी पेंडिंग, अच्छी सॉवर पेंडिंग बनाते हैं तो आप यहाँ विदेश मंत्रालय में दे दें, आपकी जब जब पेंडिंग लगती जाएंगी उसका कवर लेटर और आपका चेक आपके पास आता रहेगा। जी हाँ। तो मैं उस पर चल पड़ा। मेरी कई बार सोनिया जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं आप पैसों की परवाह मत करिए, आप बढ़िया लगन से बहुत बेहतर काम करिए, आप नौजवान हैं और ये यंग एज का काम है, जी। तो आप इससे बेटर से बेटर करिए। तो मैं शुरू में मैं 5-5, 7-7 हज़ार रुपये की पेंडिंग बेचता था, लेकिन सोनिया जी ने वो रेट मेरी जो है ना 20-25 हज़ार 50 हज़ार तक पहुंचा दी। तो वहाँ मुझे अच्छा काम करने का बहुत मौका मिला, तो मैं वो देश के लिए भी करा, या जहाँ भी मैं गया मुझे भेजा गया आर्ट कंपटीशन में, मैंने अपने देश का नाम रोशन किया और हमेशा हर जगह से, सिर्फ एक जगह को छोड़ कर हर जगह से फर्स्ट प्राइज़ जीता। यानी देश में कद्रदानों की कोई कमी नहीं है, कला के पार की बहुत है। एक और गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद का, आपको सिनेमा याद दिलाएं कि आप किस तरह से फिल्में देखते थे जाकर। फिल्में देखना तो बहुत चोरी छुपे जाते थे हमको, डर लगता था फादर देख लेंगे या हमारा कोई अड़ोसी पड़ोसी देख लेगा जी। तो हमको शिकायत कर देगा कि भाई ये फिल्म देख रहा था। तो बहुत छुपते छुपाते जाते थे, मुँह बहुत डरते डराते, लेकिन जाया करते थे। एक बार इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे फादर ने मुझे पैसे दिए कि जाओ वो शवा फिल्म लगी है राम प्रकाश टाकीज़ में, अच्छा। तुम देख कर आओ, बहुत बढ़िया फिल्म है। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार देखा है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने बड़ा हैरत हुई कि भाई मेरे फादर उल्टा मुझे पैसे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फिल्म देख कर आ। तो मैं वो शवा फिल्म देखने गया, तो भारत भूषण और बड़ी अच्छी उसमें हीरोइन थी, उनका वो हमने देखा, और बड़ा अच्छे उसमें गाने थे, संगीत पे आधारित थी पूरी, कि मैं जो जानती बिछड़त हैं सैयाँ, घूंघटा में आग लगा लेती। बहुत अच्छा उसका गाना है, जोगन बन जाऊंगी सैयाँ तोरे कारण। तो वो ये गाने मुझे बड़े अच्छे लगे, और मैंने उसके बाद मेरे फादर ने कहा था कि मैंने 3-4 बार देखी है, मैंने भी उसे 2-3 बार देखा। श्रोताओं, बातों बातों कार्यक्रम में इस समय हमारे साथ हैं पद्मश्री मिनिएचर आर्टिस्ट जनाब शाकिर अली साहब। शाकिर साहब, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके जीवन की अब तक हमने जानी हैं। हमारे सुनने वाले सोच रहे होंगे कि आगे ऐसी कौन सी बात करने वाले हैं शाकिर साहब। जब हम काम करते हैं और उसको कोई सराहता है तो वो अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आपको ऐसे और भी वाक़ये याद होंगे जब आपके काम को अचानक से किसी ने कहा हो जिससे आपने उम्मीद नहीं की हो कि आज शाकिर साहब आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। मेरा मानना ये है कि कलाकार अपने आप में पहले सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, उसका खुद का संतुष्ट। खुद का संतुष्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि मैं कोई पेंटिंग बनाता हूँ, मैं जब तक उसको मार्केट नहीं दिखाता या किसी को नहीं दिखाता हूँ, जब तक मैं उस अपनी कला से पूरी तरह से मैं खुद प्रभावित नहीं होता। जहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ कमी रह गई, और मैं इस सिलसिले में मेरे छोटे बच्चे भी अगर मुझे सजेस्ट करते हैं कि पापा आपने यहाँ ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ ऐसा और कुछ कर सकते थे, अगर उनके काइंड सजेशन आते हैं तो मैं उसको मानता हूँ, दिल से मानता हूँ और उसको बदलने की कोशिश करता हूँ। तो पहले मैं खुद सेटिस्फाई होता हूँ, फिर सामने वाले को सेटिस्फाई करता हूँ, क्योंकि मैं
चाहता हूँ कि बेहतर अपना बेस्ट दिया जाना चाहिए। पैसा अहमियत नहीं रखता, पैसा तो बाद में खूब आता है, लेकिन आप अपने आप को खुद ही को इतना बुलंद कर लें कि दुनिया आपको कहे कि भाई वाह क्या बात है। क्या बात और उसके बाद जो लोगों की कद्र है, या लोग जिस चीज़ को पसंद करते हैं, या जो उनकी तरफ से हमें एग्जीबिशन में सजेशन आते हैं, तो मैं बहुत गंभीरता से उसे लेता हूँ और उसको कोशिश करता हूँ कि उनके मिजाज के मुताबिक अपने आप को थोड़ा ढालूँ, और या उनसे बेहतर जैसा वो चाहते हैं उसी तरह का बेहतर काम करने की कोशिश करूँ। अभी आपने अपने बच्चों का जिक्र किया कि वो सजेशन देते हैं आपको आपके काम में और आप भी राय लेना पसंद करते हैं। यहाँ पर एक जो सपना था आपके मम्मी पापा का कि शाकिर अली बड़ा होकर डॉक्टर बने, तो वो तो खैर नहीं हो पाया। इस बात का मलाल कभी रहा कि यार मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन एक अच्छा आर्टिस्ट बन गया, मैं मम्मी पापा के सपनों पर, उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा? मेरे जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा नाला रहे मुझसे, बहुत ज़्यादा मतलब शिकायत रही उनको, वो चाहते थे डॉक्टर बने नेचुरली। वो हर माँ बाप चाहता है, मैं भी चाहता हूँ हर बार। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा पेरेंट्स है जो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे अच्छी उस पर जाएँ, अच्छे बने। तो मेरी भी उनकी भी ये ख्वाहिश थी, लेकिन मैं उनको पूरा नहीं कर सका, लेकिन और उससे उनको शिकायत थी मुझे। लेकिन जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला 1993 में, 93 में, तो वो उनका खुशी का ठिकाना नहीं था। दिल्ली गए हम लोग, वहाँ जाके उन्होंने नेशनल अवार्ड लेकर आए, प्रेसिडेंट ने दिया, शंकर दयाल शर्मा से मिला था जी मुझे। जी। उससे पहले मुझे आर वेंकट रमन से प्रशस्ति पत्र मिला था, एडमायर्ड सर्टिफिकेट मिला था। और उसके बाद 2013 में ये जब पद्मश्री मिला, तो उसके बाद मेरे घर उनकी वालों का शिकायत पूरी तरह दूर पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं तूने बहुत बड़ा नाम किया है, उनको लगा, तो वो सारी शिकायतें उनकी दूर हो गई। अब यहाँ पर अगला सवाल ये आएगा कि आप अपने बच्चों से खुद क्या चाहते हैं? आप भी उन्हें कुछ अलग मुकाम दिलाना चाहते थे, या वो इसी आर्ट, मिनीचर आर्ट में आ गए? नहीं, वो मेरे बच्चों को मैं ये सोचा कि मैं पहले बच्चों को तालीम दिलाना ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत मस्ट है। तो बच्चों को तालीम दिलानी चाहिए, एजुकेशन उनकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जैसा उनका रुझान होगा तो ज़रूर। तो जो मेरा बेटा है, एक बेटा, उसमें उसको दिलचस्पी है कला के क्षेत्र में, उसने पेंटिंग बनाई, लेकिन और वो हेरिडिटी है उसके अंदर, जो मेरे ग्रैंडफादर से मेरे पिताजी में नहीं आई, मेरे अंदर आई, और मुझसे मेरे बेटे में आई, और बेटे से मेरे पोते में आ रही है, मुझे दिखाई दे रही है। तो ये हेरिडिटी होती है, कहीं ना कहीं से परंपरागत तरीके से पहुंचती है, शिफ्ट होती है परंपरा, हाँ शिफ्ट परिवार होती से। रहती है, बिल्कुल। तो वो उसने पेंटिंगें बनाई, और उसने एक एग्जीबिशन भी की थी चंडीगढ़ में, जो बहुत सफल रही। और मेरे बहुत करीबी एक मेरे जो जिन्होंने मुझे काफ़ी आगे बढ़ाया, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ भी दिलवाई, आर्मी चीफ थे जनरल रॉड्रिक्स, जी उनकी वाइफ, और वो मेरी पेंटिंग का काफ़ी कलेक्शन भी किया। उनके एक दोस्त, उनके लेफ्टिनेंट जनरल थे ML धर, मोती धर साहब, उन्होंने काफ़ी मेरी पेंटिंगें ख़रीदी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी एम्बेसीज वगैरह में, इधर उधर एग्जीबिशंस के लिए भी उन्होंने काफ़ी अरेंजमेंट करवाए। और मुझे सौभाग्य से मुझे अच्छे लोग मिलते गए, और मैं अपना काम करता गया और अपने काम पे खरा उतरा। जी। इसके अलावा जहाँ जिस देश में मुझे भारत सरकार ने भेजा, मैंने वहाँ जाकर कोशिश की कि मैं अपने देश का नाम रोशन करके जाऊं और फर्स्ट प्राइज़ जीतूं, ताकि मेरा देश मुझ पर गर्व करे, और ऐसा हुआ भी। जी। जब आप बाहर जाते हैं विदेश यात्राओं पर और वहाँ के जो कला के माहौल को देखते हैं, एग्जीबिशंस में देखें, चाहे कहीं आर्ट गैलरी में, आप क्या फ़र्क पाते हैं हिंदुस्तान के आर्ट में और बाहर विदेशी आर्ट में? पाश्चात्य कलाएं भी बहुत, सभी देखो कलाएं सारी अच्छी हैं, जी मेरा ये मानना है। मैं कभी उसको अलग अलग कैटेगरी में नहीं बांटना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कर रहे हैं उनका अलग मज़ा है, जो विजुअल आर्ट कर रहे हैं उनका अपना मज़ा है, या जो ट्रेडिशन को लेके काम कर रहे हैं उनका अपना मज़ा है, और जो हमारे जो फोक आर्ट्स है उसको लेके काम कर रहे हैं उनका, उसका अलग मज़ा है। जी। तो हर आदमी को अपने ढंग से, अपने सोच के मुताबिक काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक किसको क्या पसंद करती है, और उतार चढ़ाव हर कला में आते हैं। जी कभी कोई सी कला अच्छी ज़्यादा चलन हो जाता है, कभी किसी कला का ज़्यादा चलन हो जाता है। तो मेरी नज़र में सारी कलाएं जो है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और और अच्छी है। सबका अपना महत्व है, और सबने बहुत ही बेहतर काम किया है। और आज वो काम किया है, तो आज वो म्यूजियम्स में जगह जगह लोगों के घर की शोभा बढ़ा रही हैं, और लोग इतना पैसा देकर और इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, करोड़ रुपए में वो ख़रीदते हैं। अब लोग कहते हैं मैं हुसैन 4 ब्रश मारता है, यूँ करता है, ऐसा नहीं है। वो कुछ जो कलर भी लगाता है, ब्रश भी चलाता है, तो उस कलर से एक सेंस, एक आपको एक सुकून, एक शांति,
कुछ ना कुछ होता है उसके अंदर, इसलिए लोग उसके दीवाने हैं या उसको इतनी महंगी खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी। तो मेरा ये मानना है, कलाएं तो सभी मतलब सराहनीय है, बशर्ते आदमी उसमें पूरा लगन के साथ काम करे और उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करे। शाकिर साहब, बहुत काम कर लिया, ये सोचकर एक कलाकार थकान महसूस करता है, आराम करना चाहता है। लगता है कि इतना काम कर लिया, अब रेस्ट करें। और आपकी लाइफ में की अगर बात करें तो अभी कुछ उम्मीदें बाकी हैं, कुछ सपने आपने देख रखे होंगे कि ये काम करना बाकी है मिनीचर में, और उसके लिए आप अभी भी जुटे हुए हैं, या ये सोचते हैं कि बहुत हो गया? नहीं, मेरा मानना ये है कि एक कलाकार की एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं होती, उसको कई जन्म लेने पड़े तब जाके वो उसकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। अच्छा। हर आदमी के उसमें अंदर चलता है, एक रिग्रेट्स रहता है कि भाई मैं ये और कर लेता, मैं ये और कर लूँ, या मैं ऐसा और कुछ कर सकता था। वो फुलफिल नहीं होता कलाकार कभी पूरी तरह से, कभी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन कला का कोई अंत नहीं होता। जी हाँ। तो ये है कि मेरा ये है कि आदमी अपनी एक ज़िंदगी में कुछ कर गया, अगर ऊपर वाला उसको दोबारा से कलाकार बनाए तो वो और बेहतर करेगा, और बेहतर करेगा। यानी आप और अगले वो जन्म में भी कलाकारी बनना करता रहा, चाहेंगे? अगला जन्म में भी कलाकारी बनना चाहेगा, क्योंकि वो उसके अंदर जो कला के प्रति जो लगन और जो होता है, एक जीवट होता है, वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती आसानी से। मैं अभी जिस एज में पहुंच गया हूँ, उसके बाद भी मुझे लगता है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, और 4 बजे उठने के बाद में हमारा जो अजान होती है मस्जिद में, नमाज़ पढ़ के उसके बाद में बैठ जाता हूँ काम के ऊपर, टेबल के ऊपर। और वो बहुत सुकून का वक्त होता है सुबह मॉर्निंग टाइम में। और उस वक्त में उससे लेके फिर वो मुझे मेरी मिसेज चाय कॉफ़ी या जो भी देती हैं, उसके बाद फिर वो ब्रेकफास्ट जब मिलता है, 10-11 बजे तक मैं लगा रहता हूँ उस काम में, और कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नई सोच के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। और हर बार में कुछ ना कुछ नई चीज़ बन जाती है। बनाना कुछ चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है आप प्लानिंग कुछ और करते हैं, बनते बनते कुछ और हो जाती है, लेकिन वो एक अलग सा मज़ा देता है। और ज़िंदगी का जो तजुर्बात हैं, आपके जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत काम आते हैं। वो जी। कलर स्कीम में भी काम आते हैं, सब्जेक्ट में भी काम आते हैं, और सब्जेक्ट को जो आप बना रहे हैं उसमें बनाव बिगाड़ करना या बदलाव करना, ये एक फितरत है इंसानी। और वो बातों का सिलसिला कुछ ऐसा चल निकला कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी मिसेज का, यानी आपकी धर्म पत्नी का जिक्र आ ही गया। और आपके काम के पीछे मैं समझता हूँ कि काफ़ी मेहनत, उनका समर्पण, उनका त्याग रहा होगा। आप कितना योगदान मानते हैं आपकी सफलता में अपनी वाइफ का? देख लीजिए, लोग कहा जाता है बहुत, ये ज़बरदस्त प्रथा प्रचलित है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। तो मैं इसमें अपनी माँ को श्रेय देना चाहूँगा जी। कि जो मेरी मदर थी, वो बहुत ही अच्छी कढ़ाई करती थी, तकिए वकिए, और अच्छा। ये इनके ऊपर पहले पहले शेर व शायरी होती थी और लिखी जी। जाती थी, और धागे से, और कलरफुल जो धागे होते थे उनसे वो कढ़ाई करती थी। बहुत खूबसूरत बूटे बनाती थी उसके ऊपर, उनको अलग अलग रंगों से सजाती थी। और ये चीज़, और कुर्ते बहुत बारीक सिया करती थी, उस पर चिकन का काम किया करती थी। तो वो मुझे उनकी जो कला उसमें जो थी, वो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उससे यानी मैं माँ इंस्पायर। एक जो है जन्मजात कलाकार थी, जो अपन ऐसा कह सकते हैं। तो कभी आपकी वाइफ को शिकायत रही आपसे नहीं कि? नहीं, वाइफ ने अपना रोल अदा किया है, उन्होंने सपोर्टिंग होती हैं वाइफ, और देखती हैं कि वो ये आदमी इतना इसमें डूबा हुआ है और ये करता है और वो अच्छा काम कर रहा है, और उससे एक अपने सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छी आ रही है, तो औरत को क्या चाहिए। आपकी और आर्ट को देखने वाली और सबसे पहले? सराहती भी हैं उसको, और अप्रिशिएट भी करती हैं और सपोर्ट भी करती हैं। तो जब सपोर्ट करती हैं तो हम और ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। यानी। और जी। कहीं डिस्टर्ब करेंगी तो कहाँ कर पाएंगे। आपकी कला को सराहने वाली, देखने वाली सबसे पहले आपकी पत्नी है। उनकी रिएक्शंस कैसे रहते हैं जब आप काम करते हैं? रिएक्शन अच्छे रहते हैं। वो कहती है कोई भी चीज़ अच्छी बनती है, देखना चाहती हैं, वो इंटरेस्ट लेती हैं, पूछती भी हैं कि आपने ये बनाया है, क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, या आप क्या बनाना चाह रहे हो, और ये है उसका आपका उद्देश्य क्या है। तो कभी इस बारे में काफ़ी बातचीत सपोर्ट है। बात होती है। जी। और उसमें ज़्यादातर पॉजिटिविटी ही उनकी तरफ से ज़्यादा होती है। वो एक अच्छा साइन है, वरना कुछ लोग उसमें नई नई चीज़ें या नेगेटिविटी पैदा कर दें तो फिर हम लोग काम नहीं कर पाते। काम नहीं कर पाएंगे। शाकिर अली साहब, बहुत सारी बातें हैं, वक्त आहिस्ता आहिस्ता हमारा सिमटता जा रहा है। आज के कलाकारों पर आते हैं जो आधुनिक दौर के कलाकार हैं। एक उनमें भूख सी है जल्दी शोहरत पाने की, और शोहरत के पीछे जितनी मेहनत होनी चाहिए, जितनी लगन होनी चाहिए, वो शायद उनमें थोड़ी अधीरता है कि वो कम मेहनत में ही जल्दी सफल होना चाहते हैं। तो आजकल के जो कलाकार हैं, जो मिनीचर आर्ट के हों, चाहे वो आर्टिस्ट के तौर पे हों, पेंटर के तौर पे हों,
किस तरह की आप उनमें देखते हैं? कमियां देखेंगे या एक एनर्जी देखेंगे? क्या कहेंगे? मेरा उनको एक संदेश है कि आप मेहनत करिए। आप कभी जीवन में असफलता ही सफलता की कुंजी है। आप बार बार किसी चीज़ में करते हैं और असफल रहते हैं तो हर बार एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। आप हताश होकर मत बैठिए और अपने काम निरंतर करते रहिए और एक न एक दिन सफलता उसको ज़रूर मिलेगी। और जो मेरा मानना ये है कि जो सफलता वो तुरंत परत में अर्जित की जाती है या बगैर मेहनत के की जाती है वो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। अगर लॉन्ग टाइम तक अगर आप सफलता की शिखर पर रहना चाहते हैं तो आपको उसी स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। और इसके लिए जो सफ़र है, जो आपकी डगर है, वो इतनी आसान नहीं होती। तो मेहनत करिए, लगन से करिए, पूरा अपना वक्त दीजिए, पूरा डेडिकेशन दीजिए और ईमानदारी से अपना काम को अंजाम दीजिए और एक ना एक दिन सफलता उनको मिल ही जाएगी। किसी भी काम में सफल होने के लिए जो ज़रूरी बात है वो है ईमानदारी। आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपसे नज़दीक नज़दीक रहेगी आपकी। और मैं समझता हूँ कि बातों का सिलसिला बहुत लंबा जा रहा है और हमको यहाँ पर थोड़ा विराम की ज़रूरत है। और जाते जाते एक सवाल और भी हम जानना चाहेंगे कि जब हम कोई काम करते हैं, सराहते हैं, तो लोग हमें तारीफ़ करते हैं, लेकिन काम करने वाले से अक्सर कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं। आपसे चित्र बनाते हुए कभी कोई ऐसी गलतियाँ हुई छोटी मोटी? बिल्कुल गलतियाँ होती हैं, इंसान को गलतियों का पुतला है और ये ज़रूरी नहीं है कि वो 100% वो अपनी जानिब में बेहतर करता है। लेकिन दिखने वाले की जो दृष्टि है या उसका जो विज़न है वो बहुत ज़्यादा हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। या जो हमारी पेंटिंग ख़रीदता है वो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, मेरा ये मानना है। और जो इतना पैसा खर्च करता है, उतनी महंगी पेंटिंग अपने घर में लगाएगा तो नेचुरली चाहेगा कि परफेक्शन हो। और ख़ास तौर पे जैसे मेरे जैसे आदमी जो इतना सफलता पे पहुंचने के बाद अगर मैं उसमें मिस्टेक करूंगा तो मैंने आपको बताया कि मैं पहले अपने आप में खुद सेटिस्फाई होता हूं। और अगर वो जब मेरी कमियां निकालते हैं, कोई बात करते हैं, अगर उनकी जायज़ बात होती है मैं मानता हूँ। और अगर नाजायज़ होती है तो मैं उनको सेटिस्फाई करता हूँ कि नहीं आप गलत हैं, आप अपनी धारणा को बदलिए, ये इस ढंग से इस सोच के तहत मैंने ये चीज़ करी है, ये गलत नहीं है। तो ये एक अच्छी वो भी है कि वो कलाकार और कदरदान के बीच में इस तरह आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यदि एक कलाकार अपने गुरु के कहने में रहे और अपने काम के प्रति ईमानदार रहे और पूरे समर्पण के साथ काम करे तो आप एक दिन कला के सफलता मुश्किल नहीं है, सफलता मुश्किल नहीं है। हो सकता है कि रास्ते में कुछ कांटे आपको ज़रूर मिले, आपकी ईमानदारी और आपके मेहनत के आगे वो कांटे भी एक दिन फूल में बदल जाएंगे। बिल्कुल। तो जनाब शाकिर अली साहब, आप पद्मश्री से सम्मानित हैं और मिनीचर आर्टिस्ट के तौर पर आपकी पूरे देश में एक बहुत ज़बरदस्त पहचान है। आज आप आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आए और आपने अपने जीवन के बारे में इतनी अच्छी खूबसूरत बातें की। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।